Assalamu alaikum all of you. With the name of Allah Almighty, who is most beneficent and merciful. Today our topic is physical properties of alcohol and their reactions in which CO bond is break and OH bond is break. आज हम ये डिस्कस करेंगे। अल्कोहल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, और उसके बाद फिर हमने उसको किस किस मेथड से प्रिपेयर किया था। हमने मोलेसिस से अल्कोहल को प्रिपेयर किया था, स्टार्च से प्रिपेयर किया था, फिर हमने रेक्टिफाइड स्पिरिट को डिस्कस किया था, मिथाइल स्पिरिट को, मिथाइलेटेड स्पिरिट को हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद कुछ अदर प्रिपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। जब भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है ना, हम क्या करते हैं कि पहले उसको देखते हैं उसका कलर क्या है, फिर उसको स्मेल करते हैं, उससे स्मेल किस तरह की आ रही है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं उसका टेस्ट किस तरह का है, और फिर हम उसकी सोलेबिलिटी वगैरह को भी स्टडी कर लेते हैं। इसी तरह हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पॉइंट के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं। लोअर अल्कोहल्स ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस, और ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स कौन सी होती हैं, जिस तरह मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, ये लोअर अल्कोहल्स आते हैं। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होते जाते हैं तो वो हायर अल्कोहल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब पहला हमने क्या देखा है, उसका कलर क्या है। सेकंड के ऊपर सेकंड पॉइंट जो है इसका, वो हम उसको उसकी स्मेल देखते हैं। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, स्वीट स्मेल होती है। उसके बाद अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट। अब ये जो बर्निंग टेस्ट है ये ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर, ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर की वजह से इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग होता है। जब भी कोई एसिडिक चीज है, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो जुबान के ऊपर बर्निंग जलन सी क्रिएट होती है। इसलिए जो अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल्स हैं, एथनॉल वगैरह, वो क्या है, बर्निंग टेस्ट देते हैं, क्योंकि उनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। आगे जब हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे एसिडिक है। उसके बाद इसकी सोलेबिलिटी देख लेते हैं। सोलेबिलिटी, जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं ये वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये जो लोअर अल्कोहल की अभी हमने बात की है, लोअर अल्कोहल्स वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं। अब ये जो सोलेबल होते हैं ये क्यों होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर ये सोलेबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम इसको डिटेल में करते हैं कि किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, अल्कोहल्स लोअर अल्कोहल से वो चेंज होते जाते हैं हायर अल्कोहल्स के अंदर, और उनकी जो सोलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और अभी हम वो भी देखते हैं कि इनकी सोलेबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है। जैसे जैसे हायर अल्कोहल जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होते। ठीक है, अब हम अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेते हैं, और फिर अल्कोहल की वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं, अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH। ROH इसका जो है ये जनरल फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, O। ऑक्सीजन जो है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करती है। ठीक है, जब ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करती है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 लोन पेयर की शक्ल में इसके पास मौजूद होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और दूसरा जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल हम ड्रा कर लेते हैं, H और
इन लोन पेयर्स को हम इधर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे अल्काइल। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले हम देख लें, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अल्काइल ग्रुप के अंदर अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। अब ऑक्सीजन की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों एलिमेंट से ज्यादा, हाइड्रोजन से भी ज्यादा और अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिस एलिमेंट की पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ये हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी और कार्बन से, अल्काइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है उससे भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। इस वजह से जो चीज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो चीज इलेक्ट्रॉन को दे रही होती है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अगर वो परमानेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर वो परमानेंट इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आता है। अब जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी होता है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, अल्काइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। अब जब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस दौरान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान बिल्डअप हो जाती है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में को अट्रैक्ट करते हैं, जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे के अंदर सोलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एथानॉल के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। और इसी तरह अब हम वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जी वाटर जो है, वाटर के अंदर भी सेम यही कंसेप्ट है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन दो अटैच होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह एथानॉल हम ड्रा कर लेते हैं, ये एथानॉल है। एथानॉल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, ये वाला पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो जाती है, इसको कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एथानॉल जो है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, सोलेबिलिटी शो करती है। अब क्या होता है, हमने ये कहा लोअर तो वाटर के अंदर सोलेबल हो गए, इधर हमने बात की है कि लोअर अल्कोहल वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं लेकिन हायर अल्कोहल जो है वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होते। जो लोअर अल्कोहल है ये वाटर के अंदर इसलिए सोलेबल हो रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे ये आर ग्रुप है इसकी लेंथ बढ़ती जाए, यहाँ पे आर ग्रुप और अटैच कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर चेंज होगी और साथ में हम आर ग्रुप की चेन को भी बढ़ाते हैं। अब क्या है कि ऑक्सीजन, अभी तो ऑक्सीजन की इस दो के ऊपर गिरफ्त है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जब आर ग्रुप बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे, हायर अल्कोहल के अंदर ये अल्कोहल चेंज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ने फिर सबसे इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करना है और हर एक के ऊपर इसकी जो स्ट्रेंथ बनती है इलेक्ट्रॉन खींचने की वो कम हो जाती है। पहले दो है, दो के ऊपर तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन जब ये कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएंगे, तो सब के ऊपर इसकी गिरफ्त क्या हो जाएगी, कम। जब गिरफ्त कम हो जाएगी तो इसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम शो होती है और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कमी होती जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने सबसे खींचने हैं। ठीक है, इस वजह से फिर क्या होता है कि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होना शुरू हो जाती है।
ठीक है, ये था इसका रीजन। हायर अल्कोहल्स के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होती और सोलेबल भी वो नहीं होते। अच्छा, ये तो था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का। अब हम अल्कोहल का अगर जनरल फॉर्मूला देखें, अगर मैं इथाइल अल्कोहल बनाऊं तो इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, इस तरह हम इथाइल अल्कोहल को लिख सकते हैं। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इधर भी 2 लोन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, अभी हमने स्टडी किया है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसका एथानॉल का हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, और इसमें अब बॉन्ड 2 जगह से ब्रेक हो सकता है। एक तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, या तो यहां से बॉन्ड ब्रेकज होगा जब इसने अपने रिएक्शंस को शो करना है, और उसके बाद या तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेकज होगा और एथानॉल जो है वो अपने रिएक्शंस शो करेंगे। अल्कोहल एथानॉल हमने लिया, मेथानॉल भी ले सकते हैं, प्रोपानॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम हायर अल्कोहल्स भी ले सकते हैं। अब देखें, अगर तो यहां से बॉन्ड ब्रेकज होता है तो रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड इज ब्रेक। ठीक है, अगर CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर ये रिएक्शन हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर हम ये वाला रिएक्शन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि अल्कोहल्स के वो रिएक्शन करते हैं जिनके अंदर CO बॉन्ड ब्रेक होता है। अच्छा जी, CO बॉन्ड जब ब्रेक होता है वो रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास एथानॉल है, CH3 CH2OH। अब क्या होता है, ये एथानॉल है, इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि इसके ऊपर, एथानॉल के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, अगर आपको याद हो, हमने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप लीव कर देता है, लिविंग ग्रुप। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो भी एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, और वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, लीव कर जाता है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, अब ये अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल देखें, OH अगर हम ओवरऑल देखें तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो OH इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेकर होगा, यहां से जब CO बॉन्ड ब्रेकर होगा, ये न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अब क्या होता है, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और क्या हमारे पास बनेगा, CH3 CH2। अब देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, और OH के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसे हम कह देते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन हमारे पास बन जाता है। अब हम इसी तरह OH बॉन्ड देख लेते हैं, OH बॉन्ड की कैसे ब्रेकअप होती है। यही हमारे पास एथानॉल है, CH3 CH2OH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है, और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारे पास एथानॉल, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो उधर हमने कहा है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल ही आगे से लीव करता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, लीव करेगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिच इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है और इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल लीव करेगा। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहां से बॉन्ड की ब्रेकअप होती है, यहां से, जब यहां से बॉन्ड की ब्रेकअप होगी तो ये वाला जो बॉन्ड है ये घूम के इधर ऊपर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखें जी, CH3 CH2O नेगेटिव प्लस H
पॉजिटिव। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसे क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हम उसे कह देते हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहां से मैंने ये कहा था कि जो इसका बर्निंग टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, इसकी एसिडिक नेचर की वजह से। और यहाँ पे अल्कोहल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ये कहता है, अकॉर्डिंग टू एसिड कंसेप्ट ऑफ आर्हेनियस, आर्हेनियस ये कहता है कि एसिड वो चीज होती है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। तो अल्कोहल क्या कर रही है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रही है। इस वजह से ये क्या होती है, एसिडिक की नेचर होती है। ड्यू टू एसिडिक की नेचर इट प्रोड्यूस अ बर्निंग टेस्ट, इट प्रोड्यूस अ बर्निंग टेस्ट। अच्छा, अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यहां से बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, हमारे पास ये एक नेगेटिव आयन बन गया, एक हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये जो नेगेटिव आयन वाला है इसे कहते हैं, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल से इथ, और ये इथ ऑक्साइड, और ये क्या है, इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है तो मिथ ऑक्साइड और आयन हो जाना था, इसलिए अगर हम सिंपल आर ग्रुप लेते हैं तो इसका नाम बन जाएगा अल ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब हम आते हैं, पहले हम CO बॉन्ड की ब्रेकेज के रिएक्शंस को देख लेते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं, कौन कौन से अल्कोहल कितनी रिएक्टिव है, और फिर हम OH बॉन्ड के लिहाज से जिसको देख लेंगे। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से। न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होता है, हमारे पास आगे कार्बोकैटायन बनता है और हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन भी बन जाता है। अब पहले हम देख लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी, कौन सी अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक जिसके अंदर CO बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन सी अल्कोहल कितनी रिएक्टिव है। एक अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इस केस में जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शरी अल्कोहल जो होती है ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। अब ये टर्शरी अल्कोहल क्यों ज्यादा रिएक्टिव होती है, जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव होती है और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होती है। एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूं, हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड नमक की। सोडियम एक मेटल है, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव मेटल। अगर हम उसको वैसे रखते हैं, वो हवा के अंदर वैसे रखेंगे, सोडियम पूरी तौर पे रिएक्शन कर जाती है, इतनी रिएक्टिव होती है। और क्लोरीन जो है वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब क्या होता है, पहले क्लोरीन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी और सोडियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी, लेकिन जब उनका रिएक्शन हुआ है तो उसके बाद सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब यहां से ये पता चलता है जो चीज रिएक्शन से पहले ज्यादा रिएक्टिव होती है, रिएक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, स्टेबल। और अगर कोई चीज रिएक्शन से पहले क्या मतलब कि ज्यादा स्टेबल है, जब रिएक्शन हो जाएगा उसका, उसके बाद वो कम स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह ये जो कार्बोकैटायन बनते हैं, इन कार्बोकैटायन को देख के हम बता सकते हैं कौन सी अल्कोहल कितनी रिएक्टिव है। जो टर्शरी अल्कोहल का कार्बोकैटायन बनता है, टर्शरी अल्कोहल का, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। जब इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है ये अल्कोहल क्या है, कम स्टेबल है। जो चीज कम स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। उसके बाद टर्शरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटायन होता है वो टर्शरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटायन होता है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। अगर वो लेस स्टेबल है तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है। जब वो ज्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, टर्शरी से कम हो जाएगी। और प्राइमरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटायन होता है वो अनस्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। प्राइमरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है। जब इसका कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है तो इसका क्या मतलब है, ये जो अल्कोहल है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक हो गया, तो इसलिए इसका ऑर्डर ये रिएक्टिविटी का आ जाता है। अब हम CO बॉन्ड जिसमें ब्रेकेज होती है वो रिएक्शन देखते हैं। 3 रिएक्शन है, वो रिएक्शन हम करते हैं। पहला जो रिएक्शन है हम तीनों रिएक्शंस के अंदर इथाइल अल्कोहल ही लेंगे, एथानॉल, CH3CH2OH। ये अब पहला जो इसका रिएक्शन है वो हम करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन पीरिडीन की प्रेजेंस में होता है।
Pyridine is a heteroatom which heteroaromatic compound है pyridine। इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है और नाइट्रोजन अटैच होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं pyridine की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। और ये बॉन्ड हमने क्या है, CO बॉन्ड ब्रेक होना है, ये C है, ये O, यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकअप होती है। जब यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकअप होती है तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, साथ में HCl बनता है, साथ में अल्काइल हैलाइड बन जाता है CH3CH2Cl। अब हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली रिएक्शन हुआ क्या है। इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ, ये देखिए CH3CH2OH प्लस SO, दो क्लोरीन है तो मैं दोनों क्लोरीन को इस तरह अलग अलग लिख लेता हूँ और कैटालिस्ट हम pyridine यूज करते हैं। अब क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, यहां से O आएगा, ये O यहां से एक्चुअली बॉन्ड की ब्रेकअप होनी है। जब बॉन्ड की इधर से ब्रेकअप हो जाएगी, ये O और SO2 ये दोनों मिल जाएंगे, SO और ये O मिल जाएंगे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। उसके बाद एक क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन दोनों मिल जाते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं, HCl। ठीक है, पीछे हमारे पास एक क्लोरीन बच जाता है। ये वाला क्लोरीन क्या करता है, इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है और क्या हमारे पास बन जाता है CH3CH2Cl। और यही रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हमने जब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस की थी चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो ये वाला रिएक्शन हमने वहां पे किया है। अच्छा, पहला रिएक्शन तो था ये। अब हम करते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड जो इसका रिएक्शन है, हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन ही करवाएंगे जो हमारे सिलेबस में है, CH3CH2OH। इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करवा देते हैं, कैटालिस्ट जिंक क्लोराइड हम यूज करते हैं। अब भी क्या होना है, यहां से बॉन्ड में ब्रेक होना है, CO बॉन्ड में ब्रेक होना है। जितने भी रिएक्शन हम कर रहे हैं उसके अंदर CO बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा, यहां से H आएगा, यहां से ये OH, दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर H2O। और ये वाला जो क्लोरीन है ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास CH3CH2Cl। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन भी हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के अंदर किया है। ये दोनों रिएक्शन पहले दोनों उसके जो रिएक्शन थे प्रिपरेशन की, ये रिएक्शन हमने वहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन नंबर 3, तीसरा जो रिएक्शन है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल ही लेते हैं, CH3CH2OH। इसका अब रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया के साथ, NH3, और यहाँ पे जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं थ्योरियम ऑक्साइड, THO2, थ्योरियम ऑक्साइड कैटालिस्ट हम इधर यूज करेंगे। और यहाँ पे भी जो बॉन्ड की ब्रेकअप होंगी, यहाँ से बॉन्ड CO बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्या होता है, ये जो अमोनिया है, अमोनिया को मैं इस तरह लिख देता हूं, H3 है ना, मैं NH2 कर देता हूं और इसका H इधर लिख देता हूं। ठीक, अब क्या होता है, ये वाला H और ये OH दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर H2O। और उसके बाद NH2 क्या है, इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CH2NH2। NH2 इज अमाइनो ग्रुप, क्या है, अमाइनो ग्रुप। और ये क्या है, 2 कार्बन वाला जो होता है वो इथाइल ग्रुप होता है। तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन, अगर NH होता है तो फिर अमीन ग्रुप होना था, अब ये अमाइनो ग्रुप है, फिर वो NH होता तो वो अमीन ग्रुप होता है। ये बन गया जी हमारे पास इथाइल अमाइन। ये थे जी हमारे पास 3 रिएक्शन जिनके अंदर CO बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये चीजें बन जाती हैं। और इनके अंदर अगर आप देखो तो पहले दोनों प्रिपरेशन के अंदर अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन रहे हैं, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड इज ब्रेक। अब जब इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो पहले हम इसी तरह ही रिएक्टिविटी को देख लेते हैं, जिस तरह हमने ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की देखी है।
अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल ही क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अब इसके अंदर भी हम अल्कोहल्स को देख लेते हैं। इसका रिएक्टिविटी का उलट अगर इधर कर दें तो वो हमारे पास OH बॉन्ड की जब ब्रेकेज होती है तो जो अल्कोहल रिएक्शन शो करते हैं वो आ जाते हैं। रिएक्टिविटी जो होती है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल अल्कोहल होती है, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और इसके बाद टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल इज लेस रिएक्टिव हियर। इधर जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होती है। क्यों? इसका रीजन भी सेम ऐसे है जैसे कार्बोकैटाइन का हमने किया है। ये हमारे पास बना है इथ ऑक्साइड आयन। अब जो मिथाइल अल्कोहल है ना, इसका जो इथ ऑक्साइड आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जब उसका वो ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है मिथाइल अल्कोहल जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस वक्त ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, सबसे लेस। जब ये लेस स्टेबल है तो इसका जो इथ ऑक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। जब वो ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब पहले वो स्टेबल कम थी, तो मिथाइल अल्कोहल पहले आएगा। उसके बाद जो प्राइमरी अल्कोहल का अल्क ऑक्साइड आयन बनता है वो क्या होता है, इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। जब वो थोड़ा सा कम स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी मेथनॉल के बाद आ जाए। उसके बाद जो टर्शरी अल्कोहल का अल्क ऑक्साइड आयन बनता है वो क्या होता है, इसके मुकाबले में थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। जब लेस स्टेबल होता है तो वो इससे रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। उसके बाद जो टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड का जो क्या होता है, इथोक्साइड आयन होता है। इथोक्साइड आयन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। वो क्या स्टेबल नहीं होता, तो फिर वो टर्शरी अल्कोहल क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है और उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है। अब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है तो इसका मतलब है जो इसका अल्क ऑक्साइड आयन बनता है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, जब वो लेस स्टेबल है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाए। सेम कंसेप्ट यही है। अब हम इसके रिएक्शंस को स्टडी कर लेते हैं कि इसके रिएक्शंस क्या है। पहला इसी तरह 3 रिएक्शन इसके हैं, 3 ही रिएक्शन आप इसके करते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। पहला रिएक्शन इथाइल अल्कोहल हम इधर लेंगे CH3 CH2OH। अच्छा, अब जो पहला इसका रिएक्शन है वो है सोडियम मेटल के साथ। यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब एसिड और बेस रिएक्शन उनका होता है, एसिड और बेस का हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। ये मैटर के अंदर भी आपने स्टडी किया। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं और दूसरी साइड के ऊपर हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेते हैं, तो इनका हम जब रिएक्शन करवाते हैं, इनको मिक्स करते हैं, साल्ट बनता है, वाटर बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये तो हो गया ये कंसेप्ट। अब एक साइड पे हम एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन हम करवाते हैं मेटल के साथ। जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवोल्व हो जाएगी। अब देखो जो एथेनॉल है, एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एसिड है जिसकी वजह से इसका बर्निंग टेस्ट है। तो ये एसिड है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब देखेंगे यहां पे हम 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के ले लेते हैं, 2 एटम सोडियम के ले लेते हैं। जब ये 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से एक हाइड्रोजन, ये जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। पीछे बढ़ते हैं 2 सोडियम के एटम, ये दोनों सोडियम के एटम इधर आके अटैच हो जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2ONA। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका नाम क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड। ये इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। ठीक हो गया। अब सेकंड रिएक्शन हम देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OH और सेकंड रिएक्शन जो है वो हम ग्रिग्नोड रिएजेंट के साथ रिएक्शन इसका करवाते हैं। ग्रिग्नोड रिएजेंट क्या है, मिथाइल ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है। किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर की, ड्राई
ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और इसको कह देते हैं, इस कंपाउंड को कह देते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या कहते हैं इसे? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी ग्रीक नाट रिएजेंट को ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया। अब देखें जो मैग्नीशियम में ये मेटल है, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन अल्काइल हैलोजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना है? OH बॉन्ड में ब्रेक होना है। OH बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है, अब जो अल्काइल हैलाइड का ये जो नेगेटिव पार्ट है ये हाइड्रोजन के ऊपर करता है अटैक। जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो उसी वक्त यहाँ पे जो H और O का बॉन्ड होता है वो घूम के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। जब ऑक्सीजन के ऊपर आता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब CH3 जो नेगेटिव है, इसका मेटेलो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का जो नेगेटिव पार्ट है ये अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर। CH3 ये एक H को लेके ये क्या बन जाएगा? मीथेन गैस बन जाएगी, CH4। अब क्या होता है? ये नेगेटिव पार्ट बनता है, ये नेगेटिव पार्ट इस मैग्नीशियम के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? मैग्नीशियम और ये आयोडीन ऊपर आ जाता है और ये पूरा मॉलिक्यूल OC2H5 ये इधर अटैच हो जाता है। इसका नाम क्या बनता है? मैग्नीशियम इथोक्सी। मैग्नीशियम इथोक्सी, ये इथोक्सी ग्रुप है। मैग्नीशियम इथोक्सी आयोडाइड। मैग्नीशियम इथोक्सी आयोडाइड इसका नाम बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ग्रीक रिएजेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। ये हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, CH3 है, H मिलके CH4 बना देंगे। बाकी ये पूरा जो ग्रुप बनता है ये मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम इथोक्सी आयोडाइड। थर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन, इसमें भी हम क्या करते हैं? एथेनॉल लेते हैं, C2H5OH। इसी एथेनॉल को मैंने डिफ्यूज करके लिखा। इसका भी रिएक्शन हम क्या करते हैं? एसिटिक एसिड के साथ होते हैं, CH3COOH। और ये वाला जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेक जो होनी है वो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से OH आएगा, दोनों मिलके क्या बना देंगे? वाटर। एक H ये OH ये मिल जाएंगे, मिलके बना देंगे वाटर। पीछे अब ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है ये आके इधर इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये क्या बनता है हमारे पास? CH3CO और पूरा मॉलिक्यूल ये भी अटैच हो जाता है, OC2H5। अब ये था इथोक्सी, ये क्या था? इथोक्सी ग्रुप है ये, और ये हमारे पास एसीटेट। अब ये जो इतना ग्रुप बनता है इसका नाम है एसीटेट, एसीटेट, और ये ग्रुप का नाम है इथाइल। तो हम क्या इसको नाम दे देते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। अब ये जो हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है, ये वाला मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं एस्टर, एस्टर। और इस प्रोसेस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, ethyl acetate is formed. Ethyl acetate is a ester। और ये एस्टर क्या होते हैं? ये जो फ्लेवर्स आप यूज करते हैं, बनाना फ्लेवर, उसके बाद ये एप्रिकॉट का फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये जो फ्लेवर्स आप यूज करते हैं, ये टाफियां बनती हैं उनके अंदर फ्लेवर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक्चुअली एस्टर्स होते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये एस्टर्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, ये था जी हमारा आज का टॉपिक। रिवाइज करता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने अल्कोहल्स के रिएक्शंस को देखा है।
फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस एंड टॉक्सिक मटेरियल्स, ठीक है, दे आर स्वीट इन स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. The lower alcohols are soluble in water due to hydrogen bonding. Higher alcohols are insoluble in water. जैसे जैसे उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसी तरह वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. इस अल्कोहल का जो पार्शियल ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन वाटर वाला, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है. इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बोथ आर सोलेबल इन ईच अदर. उसके बाद ये अल्कोहल का फॉर्मूला मैंने लिखा है एथाइल अल्कोहल का. दो पॉसिबिलिटी बनती है बॉन्ड की ब्रेकअप होने की. ये हमारे पास आर ग्रुप है, या तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा या बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा. अगर तो सीओ बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कैसे होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सीओ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. उसका रीजन मैंने आपको बताया, कार्बोकैटायन बनेगा. और देखो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल लीव कर देता है. अब उसके बाद ये हमने इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन CO बॉन्ड ब्रेक. जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है. टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव होती है, प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होती है. उसके बाद ये हमारे पास एथानॉल है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया. इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बना है, HCl बना है और अल्काइल हाइड्राइड बना है. फिर रिएक्शन कैसे हुआ है, SO इधर से आता है, O यहाँ से OH CO बॉन्ड ब्रेक होगा, O ये SO2 बन जाता है, ये क्लोरीन और ये H मिलके HCl बना देता है. उसके बाद ये Cl जाके इधर अटैच हो जाएगा तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा. उसके बाद ये हमारे पास एथानॉल है, यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से H आता है, यहाँ से OH आता है, दोनों का रिएक्शन होता है, वाटर बनता है, यहाँ से ये Cl मूव करके इधर आ जाता है तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन जाता है और ये रिएक्शन जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में होता है. उसके बाद ये हमारे पास एथानॉल है, इसके रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं. थ्योरियम ऑक्साइड हम कैटालिस्ट यूज करते हैं. तो यहाँ से क्या होता है, अमोनिया से H आता है, इधर से OH आता है, मिलकर वाटर बन जाता है और उसके बाद ये हमारे पास इथाइलामाइन बन जाता है, ये NH2 मूव करके इधर आ जाता है. उसके बाद हमारे पास OH बॉन्ड की ब्रेकअप जब होती है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, लीव कर जाता है, ठीक है. और हमारे पास अल्क ऑक्साइड के अंदर अल्क ऑक्साइड आयन बन जाते हैं. अगर क्या है इथाइल लेते हैं तो इथाइल अल्कोहल है तो ऑक्साइड आयन बन जाता है. अच्छा, इसके केस के उलट इस केस में होता है, मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और लास्ट पे जाके टर्शियरी अल्कोहल सबसे लेस रिएक्टिव होती है. टर्शियरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इसका जो अल्क ऑक्साइड आयन बनता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है. जब अनस्टेबल ज्यादा होता है तो उसकी जो अल्कोहल होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है. उसके बाद ये सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन करवाया, जब इसके साथ रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया तो यहाँ से पता चलता है ये स्टिकिंग नेचर है. उसके बाद ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका नाम है, इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं. ये ट्राई ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है. इसका नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और मीथेन गैस बन के रिलीज हो जाती है और उसके बाद ये पूरा कंपाउंड इसके साथ अटैच हो जाता है. उसके बाद ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, दोनों का रिएक्शन होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड हमारे पास एसिटेट एस्टर बन जाता है, इथाइल एसिटेट बनता है, जिसका जो एस्टर है उसका हमारे पास वाटर बनता है. एक बात मुझे याद आ गई, यहाँ पे एक पॉइंट और अगर हम ऐड करें, पॉइंट नंबर 5, जो मेथानॉल और एथानॉल जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं. क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं. और मीथेन और ईथेन गैस, मीथेन और ईथेन ये दोनों क्या होती है, गैसेज होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर. क्यों, मेथानॉल के अंदर भी एक कार्बन है और मीथेन के अंदर भी एक कार्बन है, लेकिन ईथेन के अंदर भी 2 कार्बन है, एथानॉल के अंदर भी 2 कार्बन है. फिर मेथानॉल और एथानॉल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती हैं, लेकिन मीथेन और ईथेन रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसेज होती हैं. क्या रीजन है इसका, तो इसका रीजन ये है कि अल्कोहल्स के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है.
इथाइल अल्कोहल और मेथानॉल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिस वजह से ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो मीथेन और ईथेन होते हैं ये अल्केन्स हैं। अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो उस वजह से उनके अंदर फोर्सेस वीक होती हैं और वो गैस स्टेट में होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। That was all about today. Allah Hafiz.